नमस्कार दोस्तों, स्टडी संग्राम पे मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दूसरी क्लास हमारी यह उपलब्ध कराई जा रही है 9 दिसंबर को सुबह 8 बजे। यह आपकी क्लास उपलब्ध होती है, तो सुबह 8 बजे ही जब क्लास डाला करें तो तुरंत देखने की कोशिश करें। 2012 से अब तक पूछे गए प्रश्न सम्मिलित हैं और एक क्लास जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है जो जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर से हुई थी और शाम को 7 बजे हिंदी की भी क्लास होती है। नेक्स्ट आप चलते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब का बटन यहाँ होता है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे आपका नुकसान ना हो और प्रीवियस ईयर आप हल कर पाएँ। तो चलिए, फास्ट मोड में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का और पक्षियों का, या दंत विज्ञान का? तो आर्निथोलॉजी के विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अगर आपने चुना है पक्षियों का तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आपसे पूछा जाए ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष, एक प्रकार का दोष। तो मायोपिया क्या होता है आप बताइए। तो मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष होता है। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तुएं आप देख पाएँ, निकट की वस्तुएं अगर आप देख पा रहे हैं तो, और दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहे हैं तो यह निकट दृष्टि दोष होता है। और जब क्या होता है, और आपसे पूछ सकता है हाइपरमाइट्रोपिया क्या है? तो हाइपरमाइट्रोपिया में दूरदृष्टि दोष होता है, लेकिन मायोपिया जो होता है यह निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि इसमें केवल यही पूछा गया था। अब इंडिया हाउस में कितने लोग सम्मिलित थे यह भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में होती है, 1905 में होती है। और यह कहाँ है? तो यह आपके लंदन में स्थित है, लंदन में स्थित है। इसमें जो थे कौन सम्मिलित थे? वीर सावरकर, लाला हरदयाल और वीर सावरकर और लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा के सहयोग से जो है 1905 में स्थापना होती है इंडिया हाउस की। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो भारत की संसद का नाम, संसद किससे बनती है? तो भारत की संसद, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संसद किससे बनती है? आप बताइए संसद किस अनुच्छेद में है? तो संसद 79 अनुच्छेद में है। और संसद भारत की है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है भारत की संसद। अब जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को आप बताइए कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि, अब जैसे हम जापान की संसद से पहले देख लेते हैं मजलिस किसकी संसद का नाम है। आपसे पूछा जाएगा तो ईरान की संसद का नाम मजलिस है। और कांग्रेस किसकी है? अमेरिका की संसद का नाम है। स्टोर्टिंग की संसद का नाम है, नॉर्वे की संसद का नाम स्टोर्टिंग है। और जापान की संसद का नाम डायट है, जापान की संसद का नाम डायट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, अब कांग्रेस जो है यह जो है कहाँ का है? यूएसए का है। ईरान की संसद का नाम मजलिस हो जाता है। तो इस तरह हमने चारों ऑप्शन पे अटैक करने की कोशिश की और जिससे आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके। तो पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास नहीं देख रहे हैं देखिए, और इसकी कुछ भी हमारे टेलीग्राम में है। और अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं या यहाँ से आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। सब प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर ही आपको कराया जा रहा है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक। तो पहली रेलगाड़ी लगभग सभी लोग बता देंगे कि किसके शासनकाल में चली थी। तो आपको बता दें यह 1853 में चलती है। पहली रेलगाड़ी 1853 में चलती है और किसके शासनकाल में चलती है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट, आल्प्स, हिमालय। तो आप बताइए। अब आपसे पूछा जाएगा नवीन वलित पर्वत कौन से हैं, तो नवीन वलित पर्वत हिमालय हो जाता है, एंडीज हो जाता है और आल्प्स हो जाता है। नवीन वलित पर्वत यहाँ पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, यह आप लोग बताने की कोशिश करें। तो आपने अगर चुना है माउंट एवरेस्ट तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर हो जाएगी। यह 86 मीटर बढ़ चुकी है, जिसे किसने बताया? नेपाल और चीन ने इसे डिफाइन किया कि 0.86 जो है इंक्रीज हुई है, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ी है। इसे किसने बताया? चीन द्वारा बताया गया। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? जजिया कर को किसने समाप्त किया? यह क्वेश्चन कल भी हमारी क्लास में था, इसी से रिलेटेड था, तो उस ऑप्शन से हम बताए थे, तो वहाँ पे इस ऑप्शन से क्लियर हो सकता था। कल वाले लोगों ने जिन क्लास को देखा होगा उन्हें यह क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया। तो कौन सा मुगल बादशाह? अकबर हैं, हुमायूं हैं, शाहजहां हैं, जहांगीर हैं। तो 1564 ईस्वी की बात है। 1564 ईस्वी में अकबर जो शासक थे, महान शासक अकबर, जो महान शासक हमने बताया था कि अकबर जो थे, मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को, हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था। यह आप सन याद करिए रहेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भले ना बने लेकिन सन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अकबर ने हिंदुओं पर जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1564 ईस्वी में समाप्त किया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था? कर्नल अल्काट ने, एनी बेसेंट ने, और राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिंक ने। तो क्या पूछा है इसने कि भारत में प्रचार प्रसार किसने किया थियोसॉफिकल सोसाइटी का? अब आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना विश्व में कब होती है, तो 1875 में, 1875 में होती है। अब जब 1875 में होती है तो न्यूयॉर्क में होती है। आपसे पूछा जाएगा कि 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। अब जब न्यूयॉर्क में होती है तो इसमें किन्होंने भूमिका निभाई? तो मैडम हेलेन थे और कर्नल अल्काट ने भूमिका निभाई थी। लेकिन आपसे पूछा गया कि भारत में प्रचार किसने किया, तो आपको कौन सही से हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में एनी बेसेंट ने प्रचार प्रसार किया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? मद्रास में बनाया गया था। अड़ियार मद्रास में इसका मुख्यालय बनाया गया था। और एनी बेसेंट ने इसकी समझ लीजिए प्रचार प्रसार भारत में किया। अब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 9 नंबर। जो 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, तो इसका तुरंत आंसर देने की कोशिश करें। तो सिडबी, आप सबसे पहले सिडबी का फुल फॉर्म बताने का प्रयास करें। सिडबी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। और सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। 1990 में सिडबी की स्थापना होती है। सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। और सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो सिडबी है, इसकी स्थापना 1990 में होती है। और मुख्यालय अपने कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जो लखनऊ में स्थित है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे इस सिडबी का फुल फॉर्म कहीं कहीं पूछा जा सकता है, कहीं इसका मुख्यालय पूछा गया है, और कहीं पूछा है कि यह किसकी संस्था है। तो यह आईडीबीआई की सहायक संस्था है। आईडीबीआई की सहायक संस्था है। यह आईडीबीआई की सहायक संस्था है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 10 नंबर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त बंदरगाह कौन सा है?
तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्त का बंदरगाह कौन सा है? तो गुजरात में वह बंदरगाह है। आपको हिंट दे रहे हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब कांडला बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है, उसे आप बताने कमेंट सेक्शन में। कोई कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं देता, कमेंट सेक्शन में कांडला बंदरगाह का जो न्यू नाम है उसे बताने की कोशिश करें कि कांडला बंदरगाह, और इसे टेलीग्राम क्विज में हम दे देंगे कि कांडला बंदरगाह का क्या नाम है, और आप बताने की कोशिश करें। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, टैकोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो दूध की शुद्धता अगर आपसे पूछा जाए तो जहाँ लैक्टो मिल जाए। अब पूछा जाए दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब दूध की शुद्धता की माप किससे की जाती है? तो लैक्टोमीटर से की जाती है। लैक्टोज जहाँ मिल जाए समझ लीजिए वह दूध से ही संबंधित होगा। अब आपसे पूछा जाएगा हाइग्रोमीटर क्या है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हाइग्रोमीटर क्या है? यह वायुमंडलीय आर्द्रता की माप होती है। वायुमंडलीय, इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, 3 बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब होता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता। और ये बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वायुमंडल के दाब होता है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, और ये जो बैरोमीटर होता है यह वायुमंडल दाब की माप होता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 12 नंबर, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? सबसे चमकदार बुध हो सकता है, शुक्र है, प्लूटो है, मंगल है। तो अगर आपने ऑप्शन चुना है बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह सबसे चमकदार है। इसे क्या क्या कहा जाता है? अनेक नाम। पृथ्वी की बहन शुक्र है, और सौंदर्य का देवता, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। मंगल के कौन से उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं, फीबोस डीमोस, जो यूपी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया है। आपको बता दें जो मार्केट में इस समय बुक उपलब्ध हैं, जो मार्केट में जो यूपीपीएड की बुक उपलब्ध हैं, वहाँ पे प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर दिया गया है वह पेपर आया ही नहीं था, क्योंकि वह गेस के आधार पर लिया गया है। 2021 का पेपर देखेंगे उन बुकों में तो वह पेपर नहीं आया था। वह पेपर केवल मॉडल पेपर के आधार पर लिया गया है। वह केवल अंदाज़ा है कि यहाँ इस तरह पेपर आया होगा। लेकिन जो लोग बैठे हैं एग्ज़ाम में, हमसे जुड़े लोगों ने, करीब 10 से 20 लोग जो हैं जिन्होंने पूरा पेपर हमें बताया कि कैसा पेपर आया, और हमने भी जानकारी इकट्ठा की। लेकिन उन पेपर पे जो है विश्वास नहीं कर सकते कि कैसा पेपर आया था। उन्होंने उस लेवल को लो भी कर दिया है किसी किसी एग्ज़ाम पेपर में, और किसी में हाई कर दिया है। तो उस लेवल पे मत जाइएगा जो न्यू बुक मिल रही हैं, क्योंकि उसमें पेपर को बदल दिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन करता है? राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। अब सभापति कौन करता है आपको पूछा जाएगा, तो आप बताइए राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में राज्यसभा है, राज्यसभा होता है। अब अगर आपसे पूछा गया राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 63 में है, यानी 63 में है। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति आपका किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। और आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में जो है राष्ट्रपति आपका होता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों के आंसर से आप संतुष्ट होंगे। हम 1 से 2 ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन यह आपसे जरूर पूछा जा सकता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति 63 में है, प्रधानमंत्री 75 में है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत में माउंटबेटन योजना के 3 जून 1947 की योजना को क्या कहा जाता है? भारत में, अब हमने आंसर भी बता दिया पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन, भारत में विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और क्रिप्स योजना। तो
तो अगर आपने चुना है माउंटबेटन योजना तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन होता है, और जबकि कैबिनेट रिविजन योजना के तहत संविधान सभा का विभाजन होता है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख और महात्मा गांधी। आपको 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है कि विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था। तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक योगदान दिया था जो सबसे पहले, अब इन्होंने कहाँ पे जो पहला विधवा पुनर्विवाह कराया था, यह कहाँ कराया था? तो यह कलकत्ता में कराया था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अब आपने रिट पढ़ा होगा। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का क्या है? अब यहाँ पे रिट है, 5 प्रकार की रिट होती हैं आपकी, 5 प्रकार की रिट होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रिट कितनी होती हैं? 5 प्रकार की। तो उन 5 में से एक रिट का प्रकार यहाँ पे दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अगर आपने मैंडेबस, हैबियस कॉर्पस, कोरो वारंटो और सर्टियोरारी, तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो यहाँ पे अगर आपने जो है हैबियस कॉर्पस चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस रिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र, खून। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। कैल्शियम से क्या होता है? हड्डियों है, अस्थियां हैं और दांतों का निर्माण होता है। या तो आप लोग को ऐसे ही आंसर दे देते। अरब सागर में जो है गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अगर अरब सागर में गिरने वाली नदी की एक ट्रिक आप लिख सकते हैं, समानता। समानता जो नदी गिरती हैं, समानता है, यह है आपकी सारी नदी अरब सागर में गिरती हैं। अब समानता का रिलेटेड यहाँ कैसे होगा? साबरमती आपकी कौन सी है? अरब सागर में गिरती है। ताप्ती अरब सागर में गिरती है। माही जो है अरब सागर में, और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। अब समानता ट्रिक से आपको क्लियर हो गया होगा कि साबरमती गिरती है और समानता जैसे, और माही और नर्मदा और ताप्ती यह अरब सागर में गिरती हैं। तो यह 4 नदी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, लूनी कहाँ जाती है? तो लूनी भी अरब सागर में जाती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ताप्ती आपको हमने बता दिया कि समानता में आता है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो ताप्ती भी आपकी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन जैसे रक्त का संचार हमारे शरीर में होता रहता है कंटिन्यू, तो उसमें उसके क्या कारण हो सकता है कि रक्त नहीं जमता है? चाहे ठंडी हो, चाहे जितनी ठंडी हो जाए, आपका रक्त नहीं जम रहा है, तो आखिर क्या होता है उसमें? तो आप बताने की कोशिश करें। फाइब्रिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हेपेरिन होता है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, साइंस वाले इसका बेहतर आंसर जानते होंगे, और जिन्होंने कुछ भी पढ़ा है, जैसे लोसेंट प्रिपेयर किया है, उनको आंसर देने में आसानी होगी। तो क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त कभी नहीं जमता। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, अब आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, अब आपसे तुगलक वंश का संस्थापक हम पूछते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बनता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सिंचाई के लिए
सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई थी? तो सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता इसमें 3 हैं, एक नहीं है। तो आपको ने पढ़ा होगा लाल बाल पाल। आप ट्रिक है समझ लीजिए, ये लाल बाल पाल। अब क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये बिपिन चंद्र पाल। तो ये कौन है? गरम दल के नेता हैं, गरम दल के नेता हैं। ये 3 आप याद कर लीजिए कि गरम दल के नेता ये हो जाते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और बाकी जितने हो जाएंगे सब नरम दल यानी उदारवादी के नेता हो जाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक इसमें क्या हो जाएंगे? जो उदारवादी नेता नहीं है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 22। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? अब धर्म इन्होंने क्या कहा? अपना उपदेश, इनके उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, वैशाली में, बोध गया में या सारनाथ में? आप बताने की कोशिश करें। यह क्वेश्चन कल की क्लास में भी था, जिसके हम ऑप्शन के द्वारा आपको हमने बताया था कि कहाँ पे आपने दिया था सर्वाधिक, जो है सर्वाधिक नहीं, अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया, पर सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने दिए थे। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म होता है भगवान बुद्ध का, 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर शेरशाह की कब्र कहाँ स्थित है? यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, शेरशाह की कब्र कहाँ स्थित है? तो शेरशाह की कब्र जो है बिहार में तो स्थित है, पर यह कहाँ है? आगरा में है, लाहौर में है, बदायूं में, तो सासाराम में स्थित हो जाएगा, सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है, जन कहा जाता है या विष कहा जाता है या सभा कहा जाता है? या आप बताने की कोशिश करें कि क्या कहा जाता है। जैसे ग्राम जो होती है, ग्राम समूह होते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो परिवार की कुल या परिवार थी। जैसे जो वैदिक युग में था, सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। उन सभी को मिला करके, उन सभी को जैसे कहते हैं कि कुल मिला करके ग्राम होता था। तो ग्राम समूहों को किस नाम से जाना जाता था? तो विष के नाम से जाना जाता था। यह आप लोगों को काफ़ी अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जब आप वैदिक युग पढ़ेंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप लोग लूसेंट या किरण पढ़ना शुरू कर दीजिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दीजिए कि, और बाद में हम उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया जाता है? विष कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है? 25 है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुएनसांग भारत की यात्रा की थी? हुएनसांग ने किसके शासनकाल में? कनिष्क के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या समुद्रगुप्त के? इनकी यह पुस्तक से एक रिलेटेड कि जब हुएनसांग आए थे तो इनकी यात्रा वृत्तांत किस में लिखा है, किस पुस्तक में है? तो सी यू की नामक पुस्तक में जो है हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। अब यह किसके शासनकाल में आए थे? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम है? तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्मा समाज और क्या कहते हैं रामकृष्ण मिशन और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का नाम सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी था। अब ब्रह्म समाज से आपसे पूछा जाए तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय थे, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर थे और रामकृष्ण सभा अपने स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 27 स्क्रीन पर क्वेश्चन है,
कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछ लें अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। जबकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो कौन हो जाएंगी, जो आप बताने की कोशिश करें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगी, वो एनी बेसेंट हो जाएंगी। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जबकि एनी बेसेंट जो है यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दिन और रात बनने का क्या कारण है? दिन रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना अगर आपने आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 30। 8 दिसंबर को आपकी क्लास हुई थी, वह क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें, जहां हमने पूरे 50 प्रश्न कराए थे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 30 नंबर, जो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 31 क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज हमने इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन निकाले हैं। रडार यंत्र किस काम में आता है? इम्पॉर्टेंट क्या, हम पूरे आपको कराएंगे, प्रीवियस ईयर करा देंगे, जिससे अंदाज़ा लग जाएगा, फिर चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाज़ों की चाल मापने में, जहाज़ों का भार मापने में, जहाज़ों का मार्ग मापने में, या जहाज़ों की गति स्थित दिशा मापने में। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। जहाज़ों की गति है, स्थित है, दिशा मापने के लिए रडार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 31 आपकी स्क्रीन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिल्कुल यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे और आपके एग्जाम में अगर आए तो। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इथोपिया है, श्रीलंका है, भारत है, ब्राज़ील है। तो विश्व का पूछा है तो ब्राज़ील, अधिकतम कॉफी उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और क्या होता है, अब भारत में आपसे पूछा जाए कि भारत में कॉफी उत्पादन कहाँ से सर्वाधिक होता है, तो कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। और विश्व में क्या होता है? विश्व में सर्वाधिक जो है ब्राज़ील में होता है कॉफी। तो हम आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और किसी भी आप क्वेश्चन का आंसर या कुछ भी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अंत तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम से जा कर के जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको कुछ भी कराई जाती हैं। और क्या कहते हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।